हेलो मेरे दोस्तों, मैं अभी आप लोग को साइंस का सेट नंबर 5 कराने वाला हूँ, जो कि ग्रुप डी के लिए स्पेशल है। ठीक है, तो जिन्होंने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक नहीं किए तो लाइक कर लीजिए, ठीक है, शेयर कर दीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग पहला देख रहे हैं। क्या लिखा गया? दो ताड़ ए और बी पदार्थ से निर्मित है, एक ही पदार्थ से निर्मित है, ठीक है, और उसकी लंबाई समान है। लंबाई क्या है? समान है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो है भिन्न भिन्न है, ठीक है। यदि तार ए का प्रतिरोध तार बी का प्रतिरोध का 9 गुने के बराबर है तो ए की त्रिज्या और बी की त्रिज्या का अनुपात बताइए। चलिए, क्या बोला गया? R1 बराबर क्या होता है? रो इंटू एल बटा A1 होता है। उसी प्रकार क्या होता है? रो इंटू एल बटा ए पाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत? चलिए देखिए, दिखा हुआ 2 के बराबर भी हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, मतलब कि क्या हो जाएगा? R1 बराबर 9R2। कोई दिक्कत? किन्हीं को कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में तो बताइए। चलिए आगे क्या लिखा गया? रो L1 बटा पाई R1 का स्क्वायर बराबर 9 रो एल बटा पाई R2 का स्क्वायर। चलिए उसके बाद क्या लिखा गया? देखिए ध्यान से देखिएगा, कोई दिक्कत? क्योंकि 9 गुना के बराबर था, तो यहाँ इस प्रकार लिख सकते हैं R1 का स्क्वायर बटा R2 का स्क्वायर बटा 1/9। R1 बटा R2 लिख सकते हैं अंडर रूट 1/9 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1:3। ऑप्शन नंबर मेरा कौन सा? ऑप्शन नंबर मेरा ए सही जवाब। कोई दिक्कत? चलिए वही समझाया हुआ है मैं, जो आप समझाया हूँ अभी आपको। आइएगा क्वेश्चन नंबर 2 नंबर। मानव उत्सर्जन तंत्र दिया हुआ है, ठीक है, तो इनमें से ए क्या बताता है, बी क्या बताता है, कार्यों को बताइए। चलिए बोला गया है ए मेरा क्या? किडनी है, ठीक है। इसमें हमारा मूत्र का निर्माण होता है। मूत्र का निर्माण यहाँ बनता है मेरा मूत्र, यहाँ से मूत्र वाहिनी तक ले जाता है। कौन? मूत्र वाहिनी ले जाता है। इससे द्वारा मूत्र यहाँ जाकर क्या होता है? जमा होता है। कोई दिक्कत? मूत्र यहाँ जाकर जमा होता है, ठीक है। बी क्या है? बी मेरा मूत्र वाहिनी है। कोई दिक्कत? बी मेरा मूत्र वाहिनी है, यहाँ होता है मूत्र जमा होता है, मूत्राशय। कोई दिक्कत? चलिए ये हो गया हमारा मूत्र मार्ग, ठीक है। क्या हो गया? पेनिस। कोई दिक्कत? चलिए आइएगा, एक दिन में किडनी कितना लीटर ब्लड फिल्टर करता है? बोलिएगा 180 लीटर। किडनी में कितना नेफ्रॉन होता है? लगभग 10 लाख नेफ्रॉन होता है। कोई दिक्कत? 10 लाख नेफ्रॉन होता है। चलिए किडनी का कार्यात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन है। कोई दिक्कत? चलिए आइएगा, किडनी में हमारा जो क्या होता है, मूत्र का निर्माण होता है, वो लगभग एक दिन में कितना लीटर होता है? जो बताइए, कितना लीटर निर्माण होता है? बोलिएगा 1.5 लीटर। 1.5 लीटर। आप लोग एक चीज़ और बताइएगा, यदि हम दिन भर में बातचीत करते हैं तो कितना मेरे मुंह के द्वारा मतलब पानी निकलता है? बोलिएगा 500 ग्राम लगभग, बोलने से। एक औसत है। आइएगा, ए हमारा क्या होता है? मूत्र निर्माण होता है। बी हमारा मूत्र का शरीर से बाहर निष्कासन करता है। बोलिएगा नहीं। चलिए ए मूत्र संग्रह होता है? नहीं। ए में मूत्र का निर्माण, अब बी मूत्र को संग्रह के लिए ले जाता है। ऑप्शन नंबर मेरा सी सही जवाब है। कोई दिक्कत? चलिए यहाँ से मूत्र बाहर निकलता है, यहाँ आके मूत्र जमा होता है, इसके द्वारा मूत्र जाता है जमा होने के लिए, यहाँ पे मूत्र का निर्माण होता है। कोई दिक्कत? चलिए आइएगा, देखिए लिखा हुआ है ए में मूत्र का निर्माण और मूत्र संग्रह के लिए बी ले जाता है। कोई दिक्कत? ये हो गया हमारा धमनी जिसमें शुद्ध रक्त बहता है, ये हो गया सीरा जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है, ठीक है। यहाँ हो गया ब्रिक मतलब किडनी। देखिए ये सेम के बीज का आकार का रहता है बना हुआ। कोई दिक्कत? जितना वर्ड में बोल रहा हूँ ध्यान देखिए, किस बीज की तरह? सेम के बीज की तरह, ठीक है। ये हो गया हमारा मूत्र वाहिनी, ये हो गया हमारा मूत्र वाहिनी जो कि मूत्राशय तक ले जाता है। ये हो गया हमारा मूत्राशय, ये हो गया हमारा मूत्र मार्ग, ठीक है। चलिए मानव उत्सर्जन तंत्र के अंग का नाम? किडनी हो गया, मूत्र नलिका, मूत्राशय, मूत्र मार्ग। कोई दिक्कत? आइएगा, मूत्र के निर्माण में हमारा 95% जल होता है और 2% क्या होता है? यूरिया, ठीक है। 1.3% क्या होता है? प्रोटीन, वसा और शर्करा, ठीक है। यूरिक अम्ल 0.05%। कोई दिक्कत? आइए पढ़िए क्या लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़िएगा। वह रोगी जिनके वृक्क सामान्य रूप से कार्य करने के सक्षम नहीं होते हैं, उनके रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है। इस रोग को यूरेरिया कहा जाता है। कोई दिक्कत? चलिए आइएगा, तीसरा नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक विद्युत धनात्मक है? कौन सा है सबसे ज़्यादा विद्युत धनात्मक? जो बताइए।
तो क्या हो जाएगा बताइए, विद्युत धनात्मक सबसे ज़्यादा कौन है, बोलिए, बोलिएगा CS मतलब सीजियम, कोई दिक्कत, बोलिए सीजियम मेरा सबसे ज़्यादा विद्युत धनात्मक है। आइए सीजियम, ऑप्शन नंबर मेरा 20 सही जवाब है। चलिए इसके बारे में समझते हैं। सर्वाधिक विद्युत धनात्मक क्या है, बोलिएगा सीजियम। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक कौन है, फ्लोरीन। सर्वाधिक विद्युत बंधुता, क्लोरीन, कोई दिक्कत। सर्वाधिक क्रियाशील धातु कौन है, पोटेशियम। सर्वाधिक अक्रियाशील धातु कौन है, Au, सोना, कोई दिक्कत। चलिए मैं ये आपको याद करा चुका हूँ, कैसे याद कराया हूँ, के से का, एन से काना, का मांगे अल्मुनिया मांगे, काना कौची मांगता है, अल्मुनिया मांगता है, और कौची मांगता है काना, बोलिएगा जिंक मांगता है, और क्या मांगता है, लोहा मांगता है, ठीक है, और फिर पीबी मांगता है। पहले मैंने इतना याद रखिए, काना का मांगे अल्मुनियम, जिंक, पीबी, ठीक है। उसके बाद फिर आपको हाइड्रोजन, Cu, Hg, Ag और Au, ये याद रखना। चलिए ऊपर जाइएगा तो जैसे जैसे क्या बढ़ता है, बोलिए, ऊपर जाइएगा तो इसका क्रियाशील बढ़ता है, नीचे आइएगा तो घटेगा। चलिए आइएगा 4 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी अभिक्रिया सांकेतिक रूप से संयोजन अभिक्रिया को प्रकट करता है, मतलब A+B दिया हुआ है और बनना चाहिए हमको AB। देखिए तो कौन बन रहा है, बोलिएगा 1 नंबर मेरा बन रहा है संयोजन अभिक्रिया। क्या बन रहा है या नहीं, नहीं, कैसे पूछिए, इसमें तो AB दिया हुआ है, ये टूट रहा है, ये वियोजन अभिक्रिया हो रहा है। ऑप्शन नंबर मेरा D नंबर सही जवाब। देखिए आप लोग को यदि भ्रमित नहीं करेंगे तो आप लोग ये भी बोलिएगा सही है, ये भी बोलिएगा सही है, ये भी बोलिएगा सही है। देखिए सही सब है, पर हर एक चीज़ का अलग अलग हो रहा है। यहाँ पर पहले क्या था, एक बना हुआ था, इसको टूट के हो रहा है, वियोजन हो रहा है। यहाँ पर देखिए द्विविस्थापन हो रहा है, यहाँ हो रहा है संयोजन, कोई दिक्कत। आइएगा A और B दो अलग अलग होकर एक C पदार्थ बन जाता है, उसको हम संयोजन अभिक्रिया बोला जाता है, ठीक है। संयोजन अभिक्रिया 2 या 2 से अधिक अभिकारकों को मिलकर एक प्रतिफल प्राप्त होता है। मतलब क्या बोले, A और B दिया हुआ है और वो दोनों मिलकर AB बन रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। चलिए CaO + CO2 क्या बन रहा है, देखिए तो ये हो रहा है संयोजन, CaCO3, कोई दिक्कत। 2H2 + O2 क्या हो रहा है, 2H2O, कोई दिक्कत। आइए N2 + 3H2 क्या बन रहा है, 2NH3, कोई दिक्कत। आइए क्या बोला गया, जब अधिक अभिक्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु से विस्थापन करके रासायनिक यौगिक का निर्माण करता है तो इस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या बोला गया, जो मजबूत रहेगा वो कमज़ोर को हटा देगा और उसके जगह पे खुद चला जाएगा, समझे। आइए देखिए समझाते हैं कैसे हुआ है। जो अभी हम बताएं, काना का मांगे अल्मुनियम, जिंक, Fe, Sn, Ag सब मांगता है काना। मतलब काना तो एक तो आंधर है, ऊपर से बहुत बड़ा बड़ा चीज़ मांग रहा है, समझे, याद रखने के लिए तरीका है। चलिए Cu क्या एक कमज़ोर है, Fe मजबूत है। देखिए तो Fe यहाँ चल गया तो हो गया FeSO4 और Cu को बाहर निकाल दिया, भाग यहाँ से। ऐसा कोई काना उना मांगे आएगा तो आप लोग भगा देते हैं कि नहीं, ना है हमारा कुछ नहीं, जो निकल वैसा ही है। यहाँ पे काना मांग रहा था क्या, बड़ा चीज़, तो बड़ा कौन है, Fe है, ठीक है। Cu क्या है, छोटा है, तो छोटका का निकल, इस नहीं लेंगे हम। चलिए आइएगा, मूल शीर्ष के लगाकर विभाजित कोशिकाओं को प्रदर्शित करें, ठीक है। मूल शीर्ष के लगातार विभाजित कोशिकाओं को प्रदर्शित करें, क्या होता है, कौन सा ऑप्शन होगा जो बताइए, विभयोजक विधि, विभयोजक विधि, ठीक है। विभयोजक विधि मूल रूप शीर्ष के लगातार विभाजित कोशिकाओं में प्रदर्शित करता है, ठीक है। विभयोजक वृद्धि शीर्ष में वृद्धि को प्रदर्शित करता है। कोशिका लगातार विभाजित होने प्रवर्तित रखते हैं। जड़ और शीर्ष माइटोसिस विभाजित करता है, मतलब जड़ और शीर्ष समान सूत्र द्वारा विभाजन होता है। चलिए विभाजयोतक मुक्त रूप से 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है शीर्ष, एक होता है पश्च विभाजयोतक, एक अंतरीय। मतलब एक होता है ऊपर वाला बढ़ेगा, एक होता है चौड़ाई बढ़ेगा। देखिए शीर्ष मतलब ऊपरी, मतलब टुस्सा जिसको बोलते हैं हम लोग गांव में, टुस्सा देखते हैं, आज टुस्सा छोटा है तो कल आइएगा थोड़ा सा पतला बढ़ जाता है। और एक होता है चौड़ाई, पेड़ का चौड़ाई, ठीक है, वो बोलता है पाशीय विभाजक। और एक अंतीय वृष्ट विभाजक, मतलब कि जड़ भी बढ़ रहा है, समझे। चलिए शीर्षीय विभाजयोतक
उत्तक जड़े एवं वनों को वृद्धि वाले भाग को पाए जाते हैं। ठीक है, मतलब जड़ भी बढ़ रहा है, ऊपर भी बढ़ रहा है। यह निरंतर विभाजित होते हैं तथा जड़े एवं तनों में शीर्ष के बिंदुओं वृद्धि बिंदुओं का निर्माण करता है। पार्श्वीय विभजक कहे ना, पार्श्वीय मतलब तना, मतलब बीच में जो यहाँ से निकल रहा है वो जो हल्का हल्का मोटा होता है ना, वही है। चलिए, आंतरीय वृष्ट विभाजित तक, ये पत्तिये के आधार पर या टहनी के पर्व इंटरनोड के दोनों तरफ उपस्थित होते हैं। चलिए, पत्तियों के टिप पर इंटरनोड समझे, दोनों साइड स्थित होता है। चलिए, कई प्रतिरोध को यदि समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो जो सबसे कम होगा उससे भी कम हमको प्राप्त होगा। चलिए, क्या होगा? प्रतिरोध में वृद्धि होगा, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल वृद्धि होगा, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में कमी होगा। आइए बताइए, ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा? प्रतिरोध घटेगा और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल में मेरा वृद्धि हो जाएगा। यदि पूछेगा प्रतिरोध में क्या होगा तो बोलिएगा कमी होगा। क्या बोला गया है देखिए, कई प्रतिरोध को समानांतर क्रम में संयोजित करने पर, ठीक है, चालक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में वृद्धि माना जाता है, जबकि विद्युत धारा के मार्ग में अविरोध पैदा करता है। क्या करता है? प्रतिरोध को संयोजन दो विधियों द्वारा किया जाता है, एक होता है श्रृंखला, एक होता है समानांतर। चलिए, फॉर्मूला बताया हुआ है, प्रतिरोध V/I, इसको बोलते हैं ओम। कोई दिक्कत? हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से जल का निर्माण का उदाहरण क्या है? संयोजन है, विस्थापन है, ऑक्सीकरण है। बोलिएगा संयोजन। अभी बताएं संयोजन अभिक्रिया क्या होता है। हाइड्रोजन मतलब H, ऑक्सीजन O2, बन रहा है क्या? जल H2O। कोई दिक्कत? आइए, वही समझाया हुआ है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जल का निर्माण क्या होता है? 2H2 + O क्या होता है? 2H2O। चलिए, विघटन अभिक्रिया द्वारा ऊष्मा या प्रकाश का विद्युत द्वारा किसी पदार्थ को दो या दो अधिक पदार्थों में विभाजित किया जाता है। चलिए आइएगा, देखिए, 6 पैरों वाले एक धारावाहिक वृत्ताकार कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र समान धारा प्रवाह बल एक वृत्ताकार पास लूप के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का क्या हो जाएगा? 6 गुना हो जाएगा। कोई दिक्कत? 6 फेरा वाला इसलिए 6 गुना हो रहा है। चलिए आइए देखिए, यहाँ क्लियर नहीं दिख रहा है, इसको मैं नहीं समझा रहा हूँ, फिर भी देखिए थोड़ा बहुत जो दिख रहा है बता देता हूँ। क्या बोला गया? 6 फेरों वाली एक धारावाहिक वृत्ताकार कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र समान धारा प्रवाह वाले एक वृत्ताकार पास लूप के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र 6 गुना के बराबर होगा। चलिए, 9वां नंबर, लैंगिक जनन करने वाले एक जीव में गुणसूत्रों की संख्या 2n = 18 है, तो इनमें से लैंगिक गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी? चलिए, लैंगिक गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी बताइए हमको, कितना होगा? जो बोलिए क्या होगा? लैंगिक गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाएगा? हो जाएगा मेरा 16। कोई दिक्कत? ऑप्शन नंबर मेरा C सही जवाब है। देखिए लिखा हुआ है, बताइए क्या होगा? लैंगिक जनन करने वाले एक जीव में गुणसूत्रों की संख्या 2n = 18 है। इनमें से लैंगिक गुणसूत्रों मतलब ऑटोमोसिस की संख्या 16 हो जाएगी। ऑटोसोम है जी, ऑटोमोसिस नहीं है, ऑटोसोम। किसी भी जीव में 2 लैंगिक गुणसूत्र होते हैं, मतलब 2 घट जाएगा। ठीक है, यहाँ लैंगिक है, अलैंगिक है, मतलब 2 घट गया। अर्थात एक जोड़े मनुष्य में 46 गुणसूत्र, जिसमें 22 जोड़े क्या होते हैं और 22 अलैंगिक होते हैं, जिसमें 2 अर्थात 1 लैंगिक गुणसूत्र होते हैं। चलिए, मनुष्य में 22 जोड़ा पुरुष और 1 क्या होता है? ऑटोसोम और एलोसोम। ठीक है, एक जोड़ा क्या होता है? ठीक है, वैसे ही महिला में होता है ऑटोसोम और एलोसोम। कोई दिक्कत? अलैंगिक और लैंगिक गुणसूत्र डीएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं। डीएनए जीन के बने होते हैं। गुणसूत्रों की संख्या एवं संरचना में परिवर्तन से जीवों में उनके विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। मतलब देखते हैं, किसी का नाक टेढ़ा हो गया, कुछ हो गया। गुणसूत्र जीवों के विभिन्न शारीरिक एवं उपापचय क्रिया को नियंत्रित एवं नियमित करता है। चलिए आइए, अजैव निम्नीकरणीय प्लास्टिकों से संबंधित निम्नलिखित में से 3 कथन जंतु, पादप और हमारे आसपास के वातावरण पर उनके प्रभाव को दर्शाते हैं। असंगत कथन को चयन कीजिए।
चलिए, पहला ऑप्शन, यह मृदा की उर्वरता शक्ति को कम करता है। बताइए क्या सही है या गलत। जानवर द्वारा खाए गए जाने पर घातक साबित हो सकते हैं, प्लास्टिकों से संबंधित। ठीक है, ये नलियों को जाम कर सकती है, प्लास्टिक थैली टिकाऊ होती है। क्या गलत क्या है बोलिएगा। देखिए, ये टिकाऊ होती है, यही गलत है, बाकी सब तो सही है। ये उर्वरता को कम कर देता है, यदि जानवर खा जाएगा तो उसको पचता नहीं, मर जाता है। नाली को भी जाम कर देता है, समझे। आइए, प्लास्टिक अजैविक निम्नकरणीय पदार्थ है जो कि बहुत दिन तक हमारे वातावरण में बने रहते हैं। यदि प्लास्टिक निम्न रूप से हमारे आसपास वातावरण को प्रभाव डालता है, यह मृदा को उर्वर शक्ति को कम करता है। जानवर यदि खा लेगा तो उसको दिक्कत हो जाएगा। नाली जाम कर देता है। यह प्रकाश द्वारा अपघटित होकर माइक्रो प्लास्टिक में बदल जाता है, जिसके मृदा बर्फ खाद्य श्रृंखला में प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है, पर्यावरण को प्रदूषित कर देता है। इस पर जीवाणुओं तथा कवकों की क्रिया नहीं होती है, जिससे यह लंबे समय तक पर्यावरण में प्रदूषित करते रहते हैं। चलिए आइएगा, प्रतिरोधकता P वाले धातु के धातु के तार को 4 बराबर भागों में काट दिया जाता है। प्रत्येक भाग का प्रतिरोधकता क्या होगा। चलिए बताइए हमको। 11 नंबर क्वेश्चन, उसको 4 बराबर भाग में काट रहा है तो क्या हो जाएगा प्रतिरोध, जो बताइए हमको। टोटल 4 है, इसको 4 बराबर भाग में काटेंगे तो क्या हो जाएगा, पी पी पी। कोई दिक्कत। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही जवाब। आइएगा, देखिए, प्रतिरोधकता P वाले धातु तार को 4 बराबर भागों में भी काटेंगे तो क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। कोई दिक्कत। चलिए आइएगा, प्रतिरोधकता P पदार्थों की प्रकृति पर केवल निर्भर करता है। जैसे चांदी की लंबाई वाले तार को प्रतिरोधकता का मान निम्न होता है, मतलब नियत होता है। ठीक है, और क्या बोला गया, प्रतिरोधक निम्न कारणों पर केवल निर्भर करता है। एक तो तापमान पर और उसका प्रकृति पर। ठीक है, SI मात्रक क्या होता है प्रतिरोधकता का, ओम मीटर। तार के क्षेत्रफल पर क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, और लंबाई के समानुपाती होता है। कोई दिक्कत। तार पर क्या होता है बोलिए, ये सब उतना ध्यान नहीं दीजिए। प्रतिरोध SI मात्रक क्या होता है, ओम। प्रतिरोधकता का ओम मीटर। आइए, का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट है। क्या हो जाएगा बताइए, बोलिए क्या होगा। कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट मेरा जिप्सम हो जाएगा। कोई दिक्कत। 12 का ऑप्शन नंबर सी। आइए पढ़िएगा, जिप्सम का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, मतलब CaSO4 × 2H2O। किसका सूत्र है, जिप्सम का। जिप्सम को 393 डिग्री गर्म करने पर क्या बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। कोई दिक्कत। चलिए, कैल्शियम सल्फेट बनता है। चलिए, क्या बोला गया, जिप्सम का उपयोग सीमेंट को जमने में, और क्या बोलता है, टूटी हड्डी को जोड़ने में, भवन निर्माण में। आइए, फिर क्या बोला गया, यहाँ पे लिखा हुआ है CaSO4 × 12H2O। ठीक है, आइए, ये किस चीज़ का फॉर्मूला बताइएगा हमको। एक तो सोडा लिखा हुआ है, बासिंग सोडा है, बेकिंग सोडा है, जो बताइए क्या लिखा हुआ है, जो बताइए। ऑप्शन में मतलब आंसर बताइएगा हमको। मौखिक गर्भ निरोधक गोलियां रोकने में कार्यरत है, क्या है बताइए। मौखिक गर्भ निरोधक गोलियां क्या रोकने में कार्यरत है, ओवुलेशन और निषेचन। मतलब अंडा का निर्माण तो होगा बट निषेचन नहीं होने देगा। मतलब निषेचन, फ्लोपियन ट्यूब में आकर अंडाणु और शुक्राणु मिलते हैं, फिर उसका जायगोट बनता है, मतलब बच्चा तैयार होता है। उसके बाद यूरेथ्रा में जाके बच्चा विकसित होता है। यूरेथ्रा में बच्चा को खान पान कौन देता है, किसके द्वारा देता है, प्लेसेंटा के माध्यम से। ठीक है, चलिए आइएगा, पूरा मैं बता दिया हूँ। क्या बोला गया, मौखिक गर्भ निरोधक गोलियाँ
ओवुलेशन एवं निषेचन को रोकने में उपयोगी है। ठीक है। गर्भ निरोधक गोलियां निर्माण प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन से किया जाता है। गर्भ निरोधक गोलियां का विकास सर्वप्रथम पिनकस द्वारा किया गया था। मालडीपल्स, सहेली आदि प्रमुख गर्भ निरोधक गोलियां हैं। ठीक है। सहेली नामक गर्भ निरोधक गोली का विकास केंद्रीय ड्रग रिसर्च CDRI लखनऊ द्वारा किया गया था। परिवार नियोजन की अस्थायी विधि दो प्रमुख है। पहला महिला ऑपरेशन मतलब टिबक्टोमी, और पुरुष के क्या वेस्कोटोमी। कोई दिक्कत मतलब पुरुष नसबंदी मतलब शुक्र वाहिनी को काटकर, और एक क्या होता है फॉलोपियन मतलब अंड वाहिनी को काटकर। चलिए लेंस का आवर्धन, लेंस का आवर्धन V/U। चलिए लेंस का आवर्धन V/U, मिरर का माइनस V/U। चलिए आइएगा, आवर्धन HI/HO लिखा हुआ है, कोई दिक्कत। उत्तल लेंस आवर्धन क्षमता आभासी प्रतिबिंब के लिए हमेशा ऋणात्मक माना जाता है, और यहाँ उत्तल लेंस आवर्धन क्षमता क्या होता है पॉजिटिव। निम्नलिखित में कौन सी घटना मानव हृदय डायस्टोल के दौरान होती है। चलिए डायस्टोल के दौरान क्या होता है, फेफड़ा में वेंट्रिकल में रक्त प्रवेश करता है, वेंट्रिकल में रक्त प्रवेश करता है। आइएगा पढ़िए क्या लिखा हुआ है, पूरा क्लियर से दिया हुआ है। मानव हृदय में डायस्टोल के दौरान वेंट्रिकल में रक्त का प्रवेश होता है। हृदय की पेशियां मतलब सिकुड़ने की अवस्था में प्रकुंचन एवं फैलाने की अवस्था में क्या बोलता है अनुशीतलन। कोई दिक्कत। चलिए रुधिर क्या लिखा गया, रुधिर बंद नलिकाओं में बहता है। जब इसमें हृदय द्वारा पंप किया जाता है तो यह नलिकाओं को दीवार पर दबाव डालता है, इसी को रुधिर दबाव कहते हैं। ठीक है। चलिए यहाँ CO2 युक्त रुधिर है, ये हृदय में जा रहा है, यहाँ से धमनी में जा रहा है मतलब O2 मतलब शुद्ध रक्त, फिर यहाँ अंग में आया धमनी द्वारा। कोई दिक्कत। फिर उत्तक में पहुँचा, उत्तक से फिर कोशिका में गया, कोशिका से फिर उत्तक में गया, उत्तक से फिर अंग में गया, उसके बाद फिर शुद्ध होने के लिए हृदय में चला गया। चलिए ये हो गया महाशिरा, यहाँ पे होता है। देखिए पिक्चर इसलिए ध्यान रखिएगा क्योंकि पिक्चर दे देगा ऐसे ऐसे बना के, पूछेगा यहाँ पे क्या होता है, क्या है, तो बायां नलिका, ये दायां निलय। ठीक है। यहाँ होता है क्या दायां आलिंद मतलब ऊपर वाला, इस प्रकार से 4 चैम्बर होता है। दायां नील क्या होता है ये बोलिए, दायां आलिंद दायां निलय, बायां आलिंद बायां निलय। कोई दिक्कत। चलिए एक गोलीय दर्पण एक सीधे तथा छोटा प्रतिबिंब निर्मित करता है। गोलीय दर्पण के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। क्या है जो बताइए। गोलीय दर्पण सीधा प्रतिबिंब निर्मित करता है, और बताइए छोटा प्रतिबिंब। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर मेरा कौन सा सही जवाब है बोलिए। दर्पण एक आभासी प्रतिबिंब निर्मित करता है, बिल्कुल सही। क्या दर्पण फोकस दूरी को धनात्मक होता है, बिल्कुल सही। चलिए कोई दिक्कत है तो बताइए। ऑप्शन नंबर मेरा कहाँ है देखिए तो, D नंबर, मतलब 2 और 3 सही है। देखिए दर्पण एक आभासी प्रतिबिंब निर्मित करता है, दर्पण फोकस दूरी क्या होता है धनात्मक होता है। कोई दिक्कत। दर्पण या लेंस द्वारा बना सीधा प्रतिबिंब हमेशा आभासी प्राकृतिक होता है। आभासी प्रतिबिंब पर्दे पर नहीं बनता है, पता है ना, मतलब जब भी पर्दा पे बनेगा वास्तविक बनेगा, आभासी नहीं बनेगा। आभासी मतलब क्या होता है काल्पनिक। चलिए समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस या उत्तल लेंस सभी द्वारा आभासी प्रतिबिंब का निर्माण होता है। ये पॉइंट आप लोग को ध्यान रखना है। अवतल दर्पण आभासी सीधा एवं वस्तु से बड़ा बनाता है। ठीक है। कोई दिक्कत। ये अवतल दर्पण बन रहा है, वस्तु से बहुत बड़ा पीछे बनेगा। ठीक है। आइए अवतल दर्पण फोकस हमेशा क्या होता है ऋणात्मक, उत्तल दर्पण का फोकस क्या होता है धनात्मक। चलिए 17 नंबर क्या बोला गया, किसी तार की स्थिति में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होता है। ठीक है। किसी तारे की स्थिति में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होता है, प्रतीत होता है, इसका क्या कारण है। चलिए वायुमंडल में गैसों का मिश्रण से वायुमंडल में भौतिक स्थितियां द्वारा, चलिए क्या होगा, क्योंकि वायुमंडल में भौतिक स्थितियां बदलती रहती है। ऑप्शन नंबर मेरा C सही जवाब है। ठीक है। गैस तो होता है, ये तो हो सकता है, बट स्थिति हमेशा चेंज होते रहता है। देखिए किसी तार को स्थिति में थोड़ा थोड़ा परिवर्तित होते रहता है, प्रतीत होता है, इसी कारण वायुमंडलीय में भौतिक स्थितियां बदलती रहती है, जिसी कारण
तारों का स्थिति थोड़ा बहुत परिवर्तन होता है। चलिए, जब प्रकाश किसी किरणों वायुमंडल की विभिन्न परतों से गुजरती है तो उसका अपवर्तन होता है, जिसके प्रकाश का वेग बढ़ता घटता प्रतीत होता है। इस घटना के कारण ही तारा टिमटिमाती है। ठीक है। अपवर्तनांक क्या होता है? C/V, मतलब निर्वात में प्रकाश का वेग और माध्यम में प्रकाश का वेग। अपवर्तनांक, ठीक है। अपवर्तन के नियम, झरना का कम गहरा दिखना, मतलब देखिए आप कहीं घूमने जाइएगा, पानी बहुत सारा है तो देखिएगा लगेगा झरना बहुत कम गहरा है, जाइएगा तो वास्तविक में बहुत ज़्यादा गहरा रहेगा। मछली, जल में मछली या सिक्के का ऊपर उठा दिखना, सूर्य एवं चंद्रमा का बड़ा दिखना, ये अपवर्तन का नियम है। चलिए आइएगा, निम्न में से किस समूह के सभी यौगिक समान हैं? चलिए बताइए। आइए देखिएगा कैसे बताते हैं। यहाँ देखिए, इसको गुना कीजिए, 3 दूना +2, 4 दूना 8 +2, 5 दूना +2, क्या सही हो रहा है? यही एक है जो मेरा गुना करके 2 जोड़ रहा है। ये शॉर्टकट ट्रिक है, बाकी आप लोग देखते रहिएगा, माथा दर्द हो जाएगा। ठीक है, फिर भी नहीं समझ में आएगा। आइए, लिखा हुआ है सभी यौगिक समान समजातीय श्रेणी से संबंधित है। समजातीय श्रेणी के यौगिक के निम्न गुण होते हैं। यह समान सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ये बताया ना, 3 दूना 6 +2 8, 4 दूना 8 +2 10, 5 दूना 10 +2 12, यही बोला बताया गया। इनके क्रमागत यौगिक के परमाणु भार 14 AMU का अंतर होता है। क्या होता है? एक समजातीय श्रेणी से यौगिकों भौतिक गुणों का क्रमागत अंतर होता है। यहाँ लिखल है अल्केन का फॉर्मूला CnH2n+2, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, फार्मूला लिखा हुआ है, याद कर लीजिएगा आप लोग। चलिए, कीटोन समजातीय श्रेणी के प्रथम तथा द्वितीय सदस्य क्रमशः क्या है? बताइए क्या हो जाएगा? प्रोपेनोन और ब्यूटेनोन। कोई दिक्कत? कीटोन का समान है। चलिए, ये क्या कीटोन का सूत्र है? एल्काइल समूह CnH2n+1। कोई दिक्कत? कीटोन का प्रथम सदस्य क्या होता है? प्रोपेनोन। कीटोन का दूसरा सदस्य क्या होता है? ब्यूटेनोन। कोई दिक्कत? एल्डिहाइड्स क्या होता है? एल्डिहाइड का सूत्र CnH2n+1, इसको बोलते हैं CHO ग्रुप का। एल्डिहाइड का IUPAC सिनोम अल्केनल। कोई दिक्कत? मेंडलीव आवर्त सारणी नियम के अनुसार इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तत्वों के गुणधर्म के परमाणु द्रव्यमान को आवर्तित फलन के द्वारा, यही तो बिल्कुल सही है जी। परमाणु द्रव्यमान के कारण ने सजाया था, बोलिएगा हाँ। कोई दिक्कत? चलिए आइएगा, इसके बारे में बताते हैं। मेंडलीव आवर्त के नियम तत्वों के गुणधर्म के परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन द्वारा किया गया था। मेंडलीव में आवर्त कितना है? 9, कुल कितना है? 9 तथा 7 आवर्त है। ठीक है, नहीं ये गलत है, 9 वर्ग है, कुल 7 है, टोटल 9 7 63। ठीक है, देखिए सब ट्रिक के माध्यम से समझाते हैं, ऐसा बोलिएगा। देखिए वर्ग कितना है मेंडलीव के द्वारा? 9, और आवर्त कितना है? 7, टोटल 63 तत्व। कोई दिक्कत? मेंडलीव द्रव्यमान के आधार पर सजाया था। मेंडलीव की आवर्त सारणी तत्वों के ऑक्साइड एवं हाइड्रोजन की स्थिति पर दिया गया है। आवर्त में हाइड्रोजन के स्थान नहीं बताया गया है। ठीक है, इन्होंने समस्थानिक के बारे में कुछ नहीं कहा था। आधुनिक आवर्त सारणी मोसले के संख्या पर आधारित है। आधुनिक आवर्त सारणी कौन देते हैं? मोसले। किस आधार पर? संख्या के आधार पर। बताएं ना आपको जी। निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास के लिए अवश्य 5 प्रकार का हिस्सा नहीं है? चलिए, 5R का सिद्धांत क्या है? बताइए। पुनर्योजन, रिसाइकिल, पुनर्जनन, आविष्कारक, क्या है? बोलिएगा नहीं है, क्या है? पुनर्जनन। ऑप्शन नंबर B। क्या होता है पुनर्जनन? चलिए पहला देखिए, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल, रीमैन्युफैक्चर, और क्या है? रिपेयर एंड रिफर्निश। यही 5 नियम है 5R सिद्धांत। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा औषधि पौधा का रक्तचाप के उपचार के लिए किया जाता है? बोलिए कहाँ है? सर्पगंधा। यही पौधा के उपचार के लिए मतलब यूज करते हैं। आइए देखिएगा, सर्पगंधा औषधीय पौधा रक्तचाप के उपचार के लिए यूज किया जाता है। नीम, एजाडेक्टिका इंडिका, इसका वनस्पतिक नाम है। ठीक है, तुलसी का ओसिमस सेक्कम, बेल का
एजेल मार्लिसोस, ठीक है, मार्मिलोस, आंवला, एम्बलिका ऑप्सिनेलिस, ठीक है, घृत कुमारी एल्बोरा, घृत कुमारी एल्बेरा, कोई दिक्कत? चलिए, नीम का उपयोग करते हैं जो वायुनाशक, पाचक, कफनाशक, चर्मरोधी, रोगाणुनाशक, ठीक है। तुलसी खांसी, सर्दी, जुकाम, मलेरिया, दांत रोग। बेल लीवर, कब्ज, आंत की समस्या के लिए। आंवला रक्तपीत, दम्मा, हृदय रोग, अरुचि तथा मूत्र के विकार में उपयोगी है। एलोवेरा त्वचा, दाग, धब्बे, पेट में, ठीक है। आइए 23 नंबर क्या बोला गया? एक प्रकाशिक उपकरण बाई फोकस दूरी धनात्मक है, ठीक है। तो क्या होगा? यदि किसी का फोकस दूरी पॉजिटिव है तो वो क्या होगा? उत्तल दर्पण और अवतल लेंस। उत्तल दर्पण कहाँ है? उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस नहीं, उत्तल दर्पण और अवतल लेंस। क्या ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है? बताइए, ऑप्शन नंबर मेरा बी सही है या फिर सी सही है? बोलिए बोलिए, ऑप्शन नंबर मेरा कौन सही है? बताइए। बाई फोकस दूरी धनात्मक है, एक तो मेरा क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण, ये तो क्लियर है। और क्या हो जाएगा? या तो उत्तल लेंस या फिर उत्तल दर्पण। ऑप्शन नंबर मेरा सी सही जवाब। देखिए, कोई दिक्कत? किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए। आइएगा, उत्तल लेंस वस्तु दूरी ऋणात्मक, फोकस दूरी धनात्मक। यहाँ क्या पूछा गया है? फोकस दूरी धनात्मक है, ठीक है। आइए, और क्या बोला गया? प्रतिबिंब दूरी भी से डिनोट किया जाता है। आभासी प्रतिबिंब बनेगा, ऋणात्मक होता है, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए धनात्मक होता है। चलिए, वही लिखा हुआ है यहाँ। क्या लेंस फार्मूला? यहाँ हो गया क्या? लेंस मेकर सूत्र। वस्तु की दूरी यू से डिनोट करते हैं, प्रतिबिंब की दूरी भी से डिनोट करते हैं, फोकस दूरी एफ से डिनोट करते हैं। चलिए, अपवर्तनांक म्यू से डिनोट करते हैं। आइए, कास्टिक सोडा का उपयोग सामान्यतः नहीं किया जाता है। कास्टिक सोडा कहाँ यूज नहीं किया जाता? बोलिए। कास्टिक सोडा का देखिए, कपड़ा उद्योग में करते हैं, कागज़ का लुगदी बनाने में करते हैं, डिटर्जेंट में भी करते हैं, अमोनिया का निर्माण में नहीं करते हैं। कास्टिक सोडा NaOH, कास्टिक सोडा का सूत्र NaOH। कास्टिक सोडा का उपयोग साबुन बनाने में, अपमार्जक बनाने में, बॉक्साइट का अयस्कों का शुद्धिकरण करने में, तेल शोधन में, रंगों एवं विरंजन को निर्माण में, कृत्रिम वस्त्र, रेशा, कागज़ का निर्माण में। कास्टिक सोडा NaOH, कास्टिक सोडा का सूत्र NaOH। कास्टिक सोडा क्लोर क्षार प्रक्रिया द्वारा निर्मित किया जाता है, ठीक है। सोडियम क्लोराइड NaCl जलीय विलयन विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है, N2+3H2 2NH3। इसमें लौह चूर्ण का प्रयोग उत्प्रेरक के रूप में करते हैं। अमोनिया के निर्माण में हैबर विधि द्वारा किया जाता है। अमोनिया का निर्माण किस विधि द्वारा? हैबर विधि द्वारा। चलिए, लास्ट क्वेश्चन है। जब किसी चुंबक को किसी कुंडली के पास लाया जाता है तो यह कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न करता है। प्रेरित धारा के परिणाम को बढ़ाने के लिए इनमें से कौन सा विधि सही है? चलिए, धारा को बढ़ाने के लिए क्या बोला है? प्रेरित धारा परिमाण को, मतलब उसको बढ़ाने के लिए कुंडली को फेरों की संख्या में वृद्धि कर सकते हैं। हाँ, जितना धारा उसको टर्न करेंगे उतना ज़्यादा मैग्नेट ज़्यादा बनेगा। चुंबक गति में वृद्धि कर सकते हैं, बिल्कुल सही। क्या प्रतिरोधक में वृद्धि करेंगे तो होगा? नहीं। ऑप्शन नंबर मेरा ऐसा कोई है? देखिए तो 1 और 2। ऑप्शन नंबर मेरा ए सही जवाब है। 25 का ऑप्शन नंबर ए मेरा सही जवाब है। चलिए, इसके बारे में भी समझा देते हैं पूरा, देखिएगा ध्यान से। जब किसी चुंबक को किसी कुंडली के पास लाया जाता है तो यह कुंडली एक प्रेरित धारा उत्पन्न करता है। प्रेरित धारा के परिमाण को बढ़ाने के लिए निम्न विधि है। कुंडली के फेरों की संख्या में वृद्धि, चुंबक की गति तेज कराकर कुंडली चुंबक के बीच आपेक्षिक गति प्रेरित धारा उत्पन्न करती है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण घटना प्रेरित धारा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। चुंबक अधिक शक्तिशाली हो जाती है, कुंडली अधिक फेरों की संख्या हो जाता है बढ़ने पर, ठीक है। कुंडली और चुंबक के बीच सापेक्ष गति तेज होने के कारण भी होता है। चलिए, साइकिल की चाल बढ़ाने पे उसमें लगने की कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर बढ़ जाती है, ठीक है।
जिससे प्रेरित विद्युत वाहक बल्ब का मान बढ़ जाता है, बल्ब तेज जलने लगता है। मतलब समझ रहे हैं, साइकिल जितना जोर से तेज़ चलाइएगा बल्ब और ज़्यादा तेज़ जलेगा, वही बताया गया है। चलिए, आप लोग को वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। इसको आप लोग प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद। आज यहीं तक, फिर कल मिलेंगे।